हेलो एवरीवन, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की इस क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने कई वीडियोस में एबीएसटी से संबंधित विषयों पर अध्ययन किया है। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि एबीएसटी से संबंधित विषयों के नए वीडियोस आप तक अपडेट के रूप में पहुंचते रहें। सीधे आपको ज्ञात हो जाए कि एबीएसटी में नया वीडियो और कौन सा आया है। तो आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने इश्यू ऑफ शेयर्स से संबंधित नियमों, उनसे संबंधित प्रविष्टि और कुछ प्रश्नों को, व्यवहारिक प्रश्नों को हल करना सीखा था। आज हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार या अधिमान अंशों के शोधन से संबंधित बात करेंगे। उसमें समझने का प्रयास करेंगे कि क्या नियम है और कैसे प्रविष्टियां और गणनाएं की जाती हैं। पूर्वाधिकार या अधिमान अंशों का शोधन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पर मेनली कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 55 के प्रावधान लागू होते हैं और उनके तहत ही पूर्वाधिकार अंश पूंजी का शोधन किया जा सकता है। ऐसा शोधन शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का अगर कंपनी के अंतर नियमों द्वारा अधिकृत है तो ही किया जा सकेगा। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आधारभूत परियोजनाओं में संलग्न कंपनी को छोड़ अंशों द्वारा सीमित सभी अन्य कंपनियां 20 वर्ष के भीतर शोधनीय पूर्वाधिकार अंश पूंजी ही जारी कर सकती है। यानी कि 20 वर्ष के भीतर ही उन अंशों से जो पैसा लिया गया है वो उनको वापस लौटाना अनिवार्य हो जाएगा। इससे पहले, इस अधिनियम से पहले कंपनी शोधनीय और अशोधनीय पूर्वाधिकार दोनों प्रकार की अंश पूंजी जारी कर सकती थी। शोधन से आशय ऐसे अंशों पर प्राप्त राशि को उनके निर्गमन की शर्तों के अनुसार वापस अंशधारकों को लौटाने से है, क्योंकि धारा 55 की मूल धारणा यह है कि अंशों के शोधन के बाद कंपनी के पूंजी ढांचे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब पूर्वाधिकार अंश पूंजी का शोधन किया जाता है तो पूर्वाधिकार अंशों के अंकित मूल्य का पूर्ण प्रतिस्थापन नई पूर्ण प्रदत्त समता अथवा पूर्वाधिकार अंश पूंजी के निर्गमन पर अंकित मूल्य की प्राप्त राशि से या लाभों से पूंजी शोधन संचय में हस्तांतरण से किया जा सकता है। यानी कि नई पूंजी जारी करनी है पूर्ण प्रदत्त, या तो और या फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है, या इन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन हम यूज करके पूर्वाधिकार अंश पूंजी का शोधन कर सकते हैं। यदि पूर्वाधिकार अंश पूंजी का शोधन किया जाना है तो शोधन का आयोजन या उसकी व्यवस्था की जानी अनिवार्य है। धारा 55 के अनुसार, अभी हमने पिछली स्लाइड पर भी देखा कि नया निर्गमन अनिवार्य है, या तो या लाभों से उसका शोधन किया जाना है। इसकी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का प्रभावित ना हो पाए। शोधन के आयोजन के लिए शोधित पूर्वाधिकार अंश रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम के अतिरिक्त एक्सेप्ट द प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन की तुलना नए निर्गमन पर प्राप्त राशि से करनी होगी। यदि प्राप्त राशि शोधित पूर्वाधिकार अंशों की राशि से कम है तो अंतर की राशि लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों या विभाजन योग्य लाभों डिविजिबल प्रॉफिट्स से पूंजी शोधन संचय खाते कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करनी होगी, हस्तांतरित करनी होगी। इसको हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट is equivalent to nominal value of preference share to be redeemed minus proceeds of fresh issue। इससे CRR में
कैपिटल रिडीम्शन रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है, इस बात का ज्ञान हो जाएगा। इस स्लाइड्स पर हमने दो भागों में बांट लिया है कुछ रिजर्व्स को, फंड्स को। ए भाग में आप देख रहे हैं लाभांश के लिए उपलब्ध लाभ जिनसे कि CRR बनाया जाना है, और बी भाग में लाभांश के लिए जो लाभ उपलब्ध नहीं होते, प्राय ये राइट ऑफ करने या विशेष पर्पज से ही काम में लिए जाते हैं। तो लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में मेनली आप पहले 2 नंबर पर देख रहे हैं P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व, सामान्य संचय, इसका उपयोग किया जाता है। और लाभांश के लिए जो लाभ उपलब्ध नहीं होते उनमें से प्राय सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग अपलेखन के काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे आप देख रहे हैं 10 तो उपलब्ध हैं लाभांश के वितरण के लिए, दीज आर डिविजिबल प्रॉफिट्स, और कुछ लाभ बी भाग में आप देख रहे हैं करीब 8 ये उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा भी और फंड कंपनी में हो सकते हैं। कई बार अलग सी स्थिति प्रश्न में उत्पन्न हो जाती है कि शोधन जो किया जाना है वो प्रीमियम पर किया जाना है, तो फिर उस प्रीमियम का अपलेखन सिक्योरिटी प्रीमियम या लाभानी खाते या जनरल रिजर्व से किया जाना है। साथ ही जब नई अंश पूंजी पर्याप्त मात्रा में जारी नहीं की जा रही है और उसके ऊपर भी हमें सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त हो रहा है, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम पहले वाले उपलब्ध सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ में जुड़ेगा और उसमें से पहले अपलेखन होगा। तो और हमें चूंकि नए कितनी राशि की पूंजी जारी करनी है ये भी मालूम नहीं है, तो उसका सिक्योरिटी प्रीमियम भी मालूम नहीं होगा, तो अपलेखन की जाने वाली राशि का भी ज्ञात नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी विचित्र स्थिति, अलग सी स्थिति आ जाती है, जबकि हमें सीधे पिछली स्लाइड पर जब हमने देखा सीधे उस तरीके से CRR में ट्रांसफर कितना राशि का किया जाए ये ज्ञात नहीं हो पाता। विशेषतः इस स्लाइड पर आप देख रहे हैं यदि नए निर्गमन की राशि प्रश्न में नहीं हो, एक शर्त, नया निर्गमन प्रीमियम या बट्टे पर किया जाना हो, ये दूसरी शर्त, और तीसरा जब न्यूनतम निर्गमन का प्रीमियम और वर्तमान प्रीमियम की राशि मिलाकर शोधन पर देय प्रीमियम की राशि का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हो, तो ऐसी स्थिति में सीधे ही CRR में ट्रांसफर किए जाने वाले अमाउंट की गणना नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में नए निर्गमन की राशि का निर्धारण निम्नानुसार पहले समीकरण के द्वारा किया जाएगा, उसके बाद में CRR में कितना ट्रांसफर किया जाना है वो निर्धारित किया जाएगा। न्यूनतम निर्गमन की गणना शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों के अंकित मूल्य में से विभाजन योग्य लाभों को घटाकर की जाती है। यदि नया निर्गमन प्रीमियम पर हो तो हम पहले ये जो 2 आइटम लिखे हुए हैं इनके योग की व्यवस्था करेंगे, यानी कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रिडिम्पशन पर जो प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन है उन दोनों का योग करेंगे। इसको कैसे कंप्यूट करेंगे? इसका एग्जिस्टिंग डिविजिबल प्रॉफिट जो हमें बैलेंस शीट में मिलते हैं उसमें एग्जिस्टिंग प्रीमियम को जोड़ेंगे और फिर फ्रेश इशू उसको हम x मान लेते हैं, फ्रेश इशू x, और फिर इसमें जोड़ेंगे इस फ्रेश इशू x के ऊपर रेट ऑफ प्रीमियम, कितने प्रीमियम पर वो रिडीम्ड की जानी है कैपिटल। तो इससे ये दोनों के योग के बराबर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन के योग के बराबर राशि हमें के लिए कितना निर्गमन की आवश्यकता होगी वो x के रूप में ज्ञात हो जाएगा इस इक्वेशन से। और अगर यही नया निर्गमन बट्टे पर हो तो उपरोक्त के समान ही है, अभी भी हमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन दोनों के योग को लेना है। ये बराबर है किसके? एग्जिस्टिंग डिविजिबल प्रॉफिट और एग्जिस्टिंग प्रीमियम के योग के। इसमें अगर हम जोड़ देते हैं फ्रेश इशू जो हमें मालूम नहीं है उसको हम x मान लेते हैं और माइनस करना है यहाँ पर क्योंकि ये डिस्काउंट है। माइनस करें इस x राशि के ऊपर, जो फ्रेश इशू की राशि है x जो हमने मानी है उसके ऊपर डिस्काउंट की दर कितनी है, तो
नेट प्रॉफिट इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो ये नेट प्रॉफिट्स ऑन फ्रेश इशू हो जाएगा। तो लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों बराबर हो जाएंगी और इससे हमें एक्स ज्ञात हो जाएगा कि फ्रेश इशू कितनी का निर्गमन किया जाना है। तो फ्रेश इशू कितने का निर्गमित किया जाना है, ये व्यवस्था ज्ञात होने के बाद में हम लाभों से कितना रुपया सीआरआर में ट्रांसफर करें ये भी ज्ञात हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है अपने को प्रश्न में कि नए निर्गमन की राशि नहीं हो और हमें चूंकि अपलेखन भी करना है प्रीमियम ऑन एडमिशन का, सिक्योरिटी प्रीमियम से उसको अपलिखित किया जाना है। नया निर्गमन उसको भी सिक्योरिटी प्रीमियम पर जारी किया जा सकता है और अपलेखन के लिए प्रीमियम ऑन एडमिशन को जब अपलिखित करना है तो वो जनरल रिजर्व या पीएनएल अकाउंट में से किया जा सकता है। साथ ही जब हमें सीआरआर बनाना है तब उसके लिए भी हमें जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट की आवश्यकता होती है। तो उपलब्ध लाभ अगर पर्याप्त नहीं है तो ऐसी स्थिति में समीकरण बनाकर ही फ्रेश इश्यू की राशि ज्ञात करेंगे। शोधन की व्यवस्था नए निर्गमन या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सीआरआर से की जाती है। इसके अलावा अन्य बातें भी हमें ध्यान रखनी चाहिए प्रश्न करते समय। कुछ प्रावधान और हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि कुछ वर्णित हैं आपके सामने। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर यदि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दिया जाना है, क्योंकि ये निर्गमन की शर्तों में होगा तो ये दिया जाना होगा, तो इस प्रीमियम के लिए प्रावधान प्रतिभूति प्रीमियम खाते सिक्योरिटी प्रीमियम पुराने या नए से किया जाना है। इस खाते में उपलब्धता कम हो तो फिर कंपनी अन्य लाभों से ये प्रावधान कर सकती है, यानी कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का अपलेखन किया ही जाना होगा। यदि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन उन्हें नए अन्य अंशों में परिवर्तन करके किया जाना है तो यह पूर्वाधिकार अंश पूंजी का पूंजी से प्रतिस्थापन कहलाता है और ऐसी स्थिति में लाभों से पूंजी शोधन संचय खाते सीआरआर में हस्तांतरण की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि ये केवल कन्वर्जन ऑफ शेयर्स होगा और यही शोधन की प्रावधान कहला जाएगा। इसके अलावा शोधन के पश्चात यदि बोनस अंशों का निर्गमन भी किया जाना है तो इस बोनस को क्रमशः इस क्रम से ही पूंजी शोधन संचय खाते सीआरआर, प्रतिभूति प्रीमियम खाते सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एवं इन दोनों का से भी राशि अगर कम पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में लाभ हानि खाते या सामान्य संचय खाते से ही देय करना चाहिए। तो बोनस को देय करने के लिए लाभों का प्रयोग इस क्रम से हमें करना चाहिए। शोधन केवल पूर्ण प्रदत्त पूर्वाधिकार अंशों का ही किया जाता है, अतः आंशिक प्रदत्त अंशों अगर हैं प्रश्न में तो अंशों से अंतिम मांग कर उन्हें पूर्ण प्रदत्त बनाकर फिर इन अंशों का शोधन किया जाना है। इसी प्रकार भुगतान हेतु नकद व्यवस्था करना उपरोक्त प्रावधानों से अलग है। हमने शोधन के लिए जो प्रावधान देखे वो ये थे कि नए निर्गमन या सीआरआर में ट्रांसफर या इन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन। उससे अलग है भुगतान हेतु नकद की व्यवस्था। शोधन पर भुगतान उपलब्ध राशि से, नए निर्गमन से प्राप्त राशि से, आवश्यकता पड़ने पर चालू संपत्तियों या विनियोगों के विक्रय से या फिर ऋण पत्र जारी कर या ऋण लेकर नकद की व्यवस्था भुगतान हेतु की जा सकती है। प्रश्न को हल करना है तो हमें उसकी जनरल प्रविष्टियां और खाते संबंधित खाते तैयार करने पड़ सकते हैं। प्रविष्टियां इस प्रकार से होंगी। नए अंशों का निर्गमन करने पर बैंक अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, सम मूल्य पर अगर है तो, अगर डिस्काउंट पर है तो डेबिट साइड में आप देख रहे हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स को डेबिट कर देंगे और अगर यही सिक्योरिटी प्रीमियम पर जारी किए गए हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम उसमें ले लेंगे। जहां तक प्रावधान की बात हुई तो ये जो शेयर कैपिटल है उसके सामने आप देख रहे हैं प्रोविजन लेस डिस्काउंट, यानी कि शेयर कैपिटल की राशि प्रीमियम को छोड़ के और डिस्काउंट अगर है तो डिस्काउंट को घटाकर ये व्यवस्था मानी जाती है शोधित पूंजी के लिए। आंशिक
प्रदत्त अंशों को पूर्ण प्रदत्त बनाने के लिए अगर ऐसे अंशों का शोधन करना है जो कि आंशिक प्रदत्त हैं तो पहले आप फाइनल कॉल कीजिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इसी प्रकार अंतिम मांग की राशि प्राप्त होने पर उसी प्रकार से बैंक अकाउंट डीआर टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अगली प्रविष्टि है अंशों का शोधन देय करने पर। जब आप ड्यू कर लेते हैं तो एंट्री है, बेसिक एंट्री है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। होल्डर को हमें पैसा देना है तो हमने ड्यू बना दिया। और अगर प्रीमियम भर दिया जाना है तो डेबिट साइड में आप लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन अकाउंट डीआर। शोधन पर देय राशि चुकाने पर देय आपने बना दी है ऊपर की 4 नंबर की एंट्री में, तो उनको चुका दीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डीआर टू बैंक। शोधन पर प्रीमियम का प्रावधान करने पर पहले प्रीमियम का प्रावधान किया जाता है, उसको राइट ऑफ करने की प्रविष्टि है एक तरीके से। ये पहले यहां पे आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लगाया हुआ है हमने डेबिट साइड में, इसका मतलब इसी क्रम से इस राशि का उपयोग करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर एग्जिस्टिंग और न्यू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, इस क्रम से इसमें से पैसा ले लें किसके बराबर, टू प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन जितना दिया जाना है उसके तुल्य उसका प्रावधान ये कहला जाएगा। फिर अगर हमने नई पूंजी पूरी की पूरी जारी नहीं की है शोधन को प्रतिस्थापित करने के लिए, तो शेष के लिए विभाजन योग्य लाभों से शोधन का प्रावधान करने पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और उसके अगर उसमें राशि कम है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडीम्पशन रिजर्व। इसके सामने भी आप देख रहे हैं प्रोविजन। तो पहले वाली स्लाइड पर भी आपने एक प्रोविजन देखा था लेस डिस्काउंट, जो नेट प्रोसीड है वो लेना था प्रीमियम छोड़कर, और ये राशि जो कैपिटल रिडीम्पशन के सामने आप देख रहे हैं उन दोनों का योग बराबर होता है एंट्री नंबर 4 में जो आप डेबिट साइड में देख रहे हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के इक्विवेलेंट। यानी कि पहली स्लाइड की एक राशि नए निर्माण की सीआरआर की राशि इन दोनों के बराबर होनी चाहिए किसके, एंट्री नंबर 4 के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बराबर। ये कहलाता है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए हमने पर्याप्त आयोजन कर लिया है जिससे कि पूंजी ढांचे में कमी नहीं होगी। पूर्व में वर्णित शोधन से संबंधित बेसिक एंट्रीज के अलावा प्रश्न में अगर इस प्रकार की सूचना है तो ये प्रविष्टियां भी हमें करनी पड़ सकती हैं। जैसे कि हमने पहले देखा कि नई अंश पूंजी और सीआरआर या इन दोनों के योग के बराबर हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्रावधान करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को अगर रिडीम करना है। एंट्री नंबर 8 में आप देख रहे हैं कि अंशों में परिवर्तन के द्वारा भी शोधन किया जा सकता है, तब सीआरआर की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नए प्रकार की पूंजी दे दी जाती है। तो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू न्यू शेयर कैपिटल। ये अपने आप में इटसेल्फ फुल प्रोविजन कहलाता है। एंट्री नंबर 9 शोधन पश्चात अगर बोनस अंश की घोषणा की गई है, जारी किए जाने हैं, तो बोनस अंशों के लिए जो लाभों को उपयोग किया जाना है वो इस क्रम से होगा। एंट्री में आप देख रहे हैं सबसे पहले अगर कैपिटल रिडीम्पशन रिजर्व है तो उसका उपयोग करें, यानी कि बोनस की एंट्री हमें सबसे लास्ट में करनी है रिडीम्पशन की व्यवस्था कर लेने के उपरांत। कैपिटल रिडीम्पशन रिजर्व अकाउंट डीआर, सीआरआर अकाउंट डीआर। सेकेंड नंबर पर अगर वो राशि कम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर, वो भी राशि कम पड़ जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू बोनस टू शेयर होल्डर। ये देय बना दें और फिर उसके बाद में जारी कर दें। अगली एंट्री है उसी की बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। फिर हमें चूंकि चुकाना है और हमारे पास में अगर पर्याप्त बैलेंस शीट में कैश है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चुकाने के लिए पर्याप्त कैश नहीं है तो जैसी भी परिस्थिति अपने को हो, इन्वेस्टमेंट बेचकर या करंट एसेट्स बेचकर, स्थायी संपत्ति तो बेची नहीं जा सकती, नहीं तो उससे कैपिटल स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये पैसा इनको बेचने से भी नहीं मिलता है तो डिबेंचर जारी करके या लोन लेकर ये पैसे की व्यवस्था की जा सकती है ताकि पर्याप्त पैसा हो शोधन पर भुगतान करने के लिए। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट टू करंट एसेट्स अकाउंट्स, और अगर इनसे पैसा पर्याप्त नहीं पड़ता है तो टू डिबेंचर अकाउंट टू लोन अकाउंट बीइंग कैश रिसीव्ड बाय
selling of investment or selling of current assets or by issuing of debentures or by taking the loan। तो इस प्रकार से हम पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के संदर्भ में क्या नियम है उनको ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रविष्टियां कर सकते हैं और इनसे आवश्यक खाते बना सकते हैं। प्राथमिक शर्तों को हमेशा ही ध्यान में रखा जाना चाहिए प्रश्न हल करते समय। इस प्रकार से अगर आपको एबीएसटी से संबंधित विभिन्न विषयों के नए वीडियोस क्या हैं, कब आ रहे हैं और आपको उसका अपडेट मिल जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको तुरंत ही एबीएसटी से संबंधित विषयों के अपडेट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद।